फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो ईएमएफ नहीं पैदा होगा। अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो ईएमएफ तो पैदा होगा पर करंट नहीं बहेगा। और सेकंड लॉ कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा तो ईएमएफ ज्यादा होगा। एक सवाल कहता है 50 हर्ट्ज के एसी को दिया हमने प्राइमरी में, एक सवाल को कहता है 400 हर्ट्ज के एसी को दिया है सेकेंडरी में, तो ईएमएफ कम ज्यादा पैदा होगा 400 हर्ट्ज में, क्योंकि 400 हर्ट्ज में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है। और लेंथ लॉ कहता है कि तुम तो अपने बाप का विरोध तो हमेशा करोगे ही करोगे। जिसने पैदा किया है इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, तुम कॉज को अपोज करोगे। कॉज है फ्लक्स नहीं, फ्लक्स में चेंज, तो तुम फ्लक्स में चेंज को अपोज करो। फ्लक्स को अपोज नहीं करते हम लोग फ्लक्स में चेंज को अपोज करते हैं। और इम्पोर्टेंट होता है फिर आई एरर का फॉर्मूला है डी बाई। और अगर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ चाहिए तो वहाँ डिफरेंशिएट ही करना पड़ता है। कहता है एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, कभी कहता है तो डिफरेंशिएट ही करना पड़ता है। कभी कभी ये कमीना कहता है थर्ड सेकंड में ईएमएफ बताओ, तो एट टी इज इक्वल टू 2 देखना, एट टी इज इक्वल टू 3 देखना, उनके बीच का डिफरेंस निकालना। बड़ा खतरनाक सवाल है, एम्स में आया हुआ है एक ज़्यादा कठिन सवाल पढ़ाते हैं। जब ज़्यादा कठिन सवाल पढ़ाने तो तुम्हारा दिमाग वहीं जाता है। अगर कहता है ईएमएफ एट टी इक्वल टू 2 निकालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कहता है ईएमएफ एट टी इक्वल टू 3 निकालो तो हमें डिफरेंशिएशन आता है, हम निकाल लेंगे। और एक साल एम्स में आया थर्ड सेकंड में ईएमएफ निकालो, एस एनथ वाली बात हो, देखो फिर सवाल डिफरेंट हो गया। खैर, ये माइनस साइन यहाँ होता तो नहीं, मैं नहीं लगाता हूँ। टाइप होता है वो ई बाय आर, बाय बाय डी, मतलब क्या ई बाय आर, ये से एन बाय आर डिवाइड। ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, प्रोवाइडेड ये कंडक्टर कॉपर पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और पूरे ईएमआई में। अगर ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ की बात करें तो फर्क फर्क नहीं पड़ता कि कॉपर है कि एल्यूमिनियम है, कैपेसिटर प्लेट्स कॉपर की हैं कि एल्यूमिनियम का है, इसके थोड़ा ना फर्क पड़ता है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का फर्क सिर्फ पड़ता है करंट में, ईएमएफ में नहीं। इंड्यूस चार्ज जो आएगा वो आएगा एन डी फाइव डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंड्यूस चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता। अगर तेजी से मैग्नेट को पास लाओ या धीरे धीरे मैग्नेट को पास लाओ, तेजी से पास लाओ या धीरे धीरे पास लाओ, धीरे धीरे पास लाओ, तेजी से पास लाओगे तो ईएमएफ ज्यादा होगा, धीरे धीरे पास लाओगे तो ईएमएफ कम होगा, पर चार्ज दोनों बार से होगा। चार्ज डी फाइव पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली इसमें सवाल आसानी बनते हैं, बेसिकली सवाल आसानी बनते हैं, आपको ध्यान से बस डी फाइव निकालना पड़ता है। एक तो फॉर्मूले का सही चूज करना है और डी फाइव को सही लिखा। कभी कहता है कॉइल पहले, कॉइल पहले थी, फिर इसे 30 सेकंड में 90 डिग्री से मोड़ दिया। पहले एक बार प्लस बी है और एक बार जीरो है, तो जी फाइव हो गया बी। कॉइल को 90 से मोड़ो ना तो चेंज इन फ्लक्स है बी है। कॉइल को 180 से घुमा दो ना तो चेंज इन फ्लक्स है टू ए बी, टू बी। और अगर कॉइल को कंटिन्यूसली घुमाओ ओमेगा से, तो जनरेटर का था, ऐसा लिखो। कॉइल टर्न टू 90 डिग्री, डी फाइव बी है। कॉइल को 90 से घुमाएंगे तो चेंज इन फ्लक्स है वो बी है। कॉइल टर्न टू 180 डिग्री तो चेंज इन फ्लक्स टू बी है, चेंज इन फ्लक्स टू बी है। पहले था बी ए कॉस जीरो, फिर था बी ए कॉस 90, फिर था बी ए कॉस 180। मैथमेटिक्स से करो, फिर इसे कुछ करना ही नहीं है। जब ये केस है, जब ये केस है, जब ये केस है तो थीटा 90 है, थीटा 90 है, प्लस से बी ए कॉस 90 प्लस से जीरो। और जब ये केस है तो थीटा जीरो है, तो प्लस है बी ए कॉस जीरो, तो प्लस है पूरी बी ए। सिर्फ हर बार फॉर्मूले से करो, थ्योरी से कुछ याद कुछ मत करो। कॉइल को 90 से घुमाओगे तो एक बार बी ए होगा, 180 से घुमाओगे तो दो बार डी टू बी ए होगा। एंड इफ कॉइल इज रोटेटेड कंटिन्यूअसली और डायमेट्रिकल एक्सिस पूरा लिखो। And if the coil is rotated continuously about diametrical axis, it is case of AC generator. कॉइल को 180 से घुमाओगे डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, तो ये एसी जनरेटर। अगर मैं नॉर्थ पोल को इसके पास ले जाऊँ तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बहता है, यहाँ पर करंट बहता है। ये नॉर्थ पोल पास बहुत है, नॉर्थ पोल का पास आना, नॉर्थ पोल को पास नहीं आने देना, तो खुद भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। ए एंड डी से इसका करंट एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा। और ऑपोजिशन के बावजूद भी तुम इसे यहाँ ला रहे हो,
तो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट जो है वो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है। दिस इज द केस ऑफ जनरेटर, जहाँ मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला एफ इंटू बी होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला ई इंटू आई होता है। जब हम टपका देते हैं, ये भी मेरे ऊपर का सवाल है, तो टपकाते हैं यहाँ से, तो मैं तो इसे या उल्टा होता है। इसमें एक और बात मैं बताऊंगा, इंक्रीज इन्वर्स होता है। जब बढ़ रहा होता है तो इन्वर्स करंट होता है और डिक्रीज से डायरेक्ट पैदा होता है। जब प्लस बढ़ रही होती है तो उल्टा करंट पैदा होता है, जैसे ये फाइव ग्राफ होता है ना, जैसे ये फाइव ग्राफ होता है, ये इंक्रीज से इन्वर्स और डिक्रीज से डायरेक्ट, इंक्रीज से इन्वर्स और डिक्रीज से डायरेक्ट। अगर ये मैग्नेट कर रही है, अगर ये मैग्नेट कर रही है, बाद में इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है, कायदे से ग्राफ ये बनना चाहिए। चलिए ऐसे फिर ऐसे। और एक साल ये सवाल 12 बोर्ड में भी आया और उसी साल सीरीज नीट में भी आया, उसी साल सेम साल। उनने ऐसे वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो फिर हम यही करेंगे, पहले ऐसे और बाद में ऐसे। ये कह रहा है बाद में वेलोसिटी ज्यादा है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला था बीएल की साइन थीटा, या बाद में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है, तो ईएमएफ बाद में ज्यादा है। और लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी तो आनी है, लॉन्ग का मतलब टर्मिनल वेलोसिटी तो आनी है, तो वेलोसिटी एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। कभी जब मैं इधर नॉर्थ पोल को पास लाता हूँ, तो ये दूर भाग जाता है, लटका रखा है। इस जो ईएमएफ जो फ्लक्स चेंज होती है, जब फ्लक्स चेंज होती है तो सिर्फ ईएमएफ पैदा नहीं होता, मोशन भी पैदा होता है। जैसे पंखा, पंखे के अंदर इंडक्शन मोटर है, इसके अंदर जब हम करंट भेजते हैं तो रोटर रोटेटिंग पार्ट से एसोसिएटेड फ्लक्स बदलती है, तो इसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। अगर मोशन पैदा होगा ना, इसके मोशन से इसमें मोशन पैदा होगा, फिर ध्यान रखना कि दोनों की वेलोसिटी डायरेक्शन सेम मार्कर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आपको रिलेटिव मोशन को अपोज करना है ना, तो यदि उल्टा जाओगे तब तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, सेम डायरेक्शन में जाओगे तो रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी ना। फिर कुछ लॉजिक नहीं चाहिए हमें। अगर मोशन क्रिएट हो रहा है और एक वेलोसिटी की डायरेक्शन देकर मैं दूसरी वेलोसिटी मांगी है, तो सेम ले, कॉस को अपोज करना है, कॉस से पास आना, पास नहीं आने देना, तो तुम दूर चले जाओ। दूसरे में तो तुम्हारा पथ है नहीं, दूसरे में तो तुम्हारा पथ है नहीं, तुम दूर चले जाओ। और एक बड़ा सुंदर सा इस टाइप का एक सवाल बनता है कि फील्ड कहाँ से यहाँ तक है, जैसे बड़े फेवरेट सवाल होते ही हैं। और यहाँ पे एक लूप है, ये जब फील्ड में एंटर कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये ऐसा है, उसके बाद ये पूरा ऐसा है, और फिर ये बाहर निकल रहा है। तो इसका फाई टी ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, इसमें फ्लक्स थोड़ी देर तो जीरो रहेगी, फिर इसमें से फ्लक्स बढ़ेगी, फिर कॉन्स्टेंट रहेगी, और फ्लक्स के बाद में घटेगी। इस टाइप का इसका फाई टी ग्राफ आ जाएगा। और ईटी ग्राफ बनाना है अगर, तो फिर वही बात है, जब फ्लक्स कांस्टेंट रेट में बढ़ रही है ना, जब फ्लक्स कांस्टेंट रेट बढ़ रही है फाइव टू के, तो ईएमएफ माइनस डी डी ऑफ के टी, तो ईएमएफ इक्वल माइनस के। जब फ्लक्स कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है तो ईएमएफ कांस्टेंट है नेगेटिव वैल्यू पे, तो ईएमएफ कांस्टेंट है। इसका जो ग्राफ बनेगा ना, अगर ये फाइव टी ग्राफ है, अगर ये फाइव टी ग्राफ है, ये फाइव टी ग्राफ है, तो इसका ईएमएफ जो बनेगा ना, थोड़ी देर में जीरो रहेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर जीरो रहेगा, ये जीरो क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रही है। इंक्रीज से इनवर्स, फिर कांस्टेंट है तो जीरो, और फिर डिक्रीज से डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव। इंक्रीज से इनवर्स और डिक्रीज से डायरेक्ट। इसमें डबल लूप का सवाल है, तो सीधे टेस्ट पेपर में ही बात करूंगा आपसे। डबल लूप में एक छोटा लूप है, एक बड़ा लूप है। छोटे लूप में कम ईएमएफ पैदा होगा, बड़े लूप में ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा। ओवरऑल सर्किट में करंट की डायरेक्शन वही होगी जैसा बड़ा लूप चाह रहा है। क्रॉस बढ़ रहे हैं तो क्रॉस बढ़ने नहीं देने, क्रॉस ही पैदा करने। क्रॉस घट रहे हैं तो क्रॉस घटने नहीं देने, क्रॉस घट रहे हैं तो क्रॉस घटने नहीं देना, फिर से क्रॉस पैदा करना है इंड्यूस करंट। जो हो रहा है उसका उल्टा ही काम करना है राशि जी से, मतलब जो हो रहा है उसका उल्टा। क्रॉस बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देना, और क्रॉस घट रहा है तो घटने नहीं देना, बस हमें तो उल्टा बोलना है।
हमारी जिंदगी का मकसद ही इतना सा। सोशल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डीएलबी साइन थीटा। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहो तो याद करो भाई। ये जब एक रॉड को स्ट्रेट लाइन में चलाते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है, और जब एक रॉड को रोटेट करते हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे टर्म हो तो ये होता है। जब स्ट्रेट लाइन में चलाते हैं रॉड में तो ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी साइन थीटा होता है, और जब इसे घुमा रहे होते हैं जिससे कि डिस्क बनती है तो हाफ भी ओमेगा स्क्वायर। ऑलराइट। ओमेगा को तो आपको रेडियन पर सेकंड में लाना होता है। अगर ये आरपीएम में दे दें तो 60 से डिवाइड करो, इसे आरपीएफ बनाओ, फिर 2 बाई से मल्टीप्लाई करो। अगर ये आरपीएम में दें तो ये सब करो, और अगर डायरेक्टली रेडियन पर सेकंड में दे दें तो कुछ मत करो। स्ट्रेट लाइन में चला रहे हैं तो फिर बीएलवी साइन थीटा आएगा, फिर ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी साइन थीटा आएगा। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यहाँ ईएमएफ पैदा हो रहा है ना बहुत चीज, अगर रख सकते हो तो रखो कि वो टॉप एंड ये पॉजिटिव आता है, बॉटम एंड नेगेटिव आता है, नहीं तो निकालना। लेफ्ट हैंड रूल से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स की डायरेक्शन निकाल, या आई डी एल क्रॉस, या आपका क्यू बी क्रॉस बी, क्यू बी क्रॉस बी से फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स की डायरेक्शन निकाल। इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ के जमा हो जाएंगे। अगर एक क्रॉस की फील्ड है और राइट में कंडक्टर को चला रहे हैं तो ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो करंट कहाँ बहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पर वो बहेगा एक्सटर्नल सर्किट में। ध्यान दो, अंदर तो करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। बैटरी में तो अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है ना, ये तो बैटरी है ना। ये सवाल अगर आ गया तो गलत होना ही है आपका, करंट की डायरेक्शन पूछेगा। अगर रॉड पूछेगा तो यहाँ से यहाँ, और एक्सटर्नल सर्किट में पूछेगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर यहाँ बिजली पैदा हो रही है तो ये तो बैटरी तो है ही है, और बैटरी में तो वैसे भी हमें पता था एक्सटर्नल सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है डिस्चार्जिंग के दरमियान, चार्जिंग में उल्टा होता है। ईएमएफ का फॉर्मूला डीएलवी साइन थीटा है। और बस फील्ड की डायरेक्शन वगैरह पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन। इसके अंदर जो फील्ड होती है ना वो इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फील्ड नहीं। जैसा लिख लो, इमोशनली इंड्यूस ईएमएफ सिलेबस में नहीं है। इमोशनली इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने लाइन वैसे साल भर में भी लिखवाई है कि द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। इट इज नॉन कंजर्वेटिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये कंजर्वेटिव नहीं है, और ये सिलेबस में भी नहीं है। ये खुशी की बात है। बी एल बी साइन थीटा में जो ईएमएफ पैदा होता है ना, उसमें मेरा इतना कहना रहना है, अगर एल और बी पैरेलल है कभी तो फिर ईएमएफ पैदा नहीं। चलिए तो, इफ एल एंड बी आर पैरेलल, if L and B are parallel, then no plane is described by the movement of the conductor. L or B parallel, and so there's no plane is described by the movement of the conductor. So no field is cut. So no EMF is induced. डीएलवी साइन थीटा का न्यूमेरिकल जब आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि हॉरिजॉन्टल फील्ड कट रही है कि वर्टिकल फील्ड कट रही है। अगर एक ही फील्ड दी है और एक्सल फील्ड नहीं दिया है तो बस तो जो फील्ड दी है वही ले लेना, जरूर वही कट रही होगी। डीएलवी साइन थीटा निकाल लेना उसका। साइन थीटा तो खैर हमेशा 90 होता है इन सवालों में। बस ये मैं आपको बीएलवी से निकाल, बी कौन सा लेना है वो देखना पड़ता है। अगर कंडक्टर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में है, कंडक्टर चलो ईस्ट वेस्ट में है और ऊपर उठा रहे हैं, तो इसके चलने से वर्टिकल प्लेन बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल फील्ड कटेगी। अगर कंडक्टर ईस्ट वेस्ट में है और ऐसे चला रहे हैं, इसके चलने से हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहा है, इसके राइट एंगल से वर्टिकल फील्ड कटेगी। राइट एंगल पे जो फील्ड होती है वो कटती है। कंडक्टर के चलने से जो राइट एंगल, उसके राइट एंगल पे फील्ड होती है वो कटती है। बाकी एडी करंट हम कहते हैं जब किसी भी सॉलिड मेटालिक पीस से एसोसिएटेड फील्ड चेंज होगी तो उसमें ईएमएफ पैदा होगा। सर्किट ऑलरेडी क्लोज है, करंट भी बहेगा, उस करंट को हम लोग एडी करंट कहते हैं। और जो डिस्क वाला केस था इसमें हाफ भी ओमेगा स्क्वायर आ ही गया। आपको इसमें और इनका एक्सिस को ध्यान से लेना चाहिए कि भाई इसके अबाउट तो नहीं घुमा या इसके अबाउट घुमा रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हैं, वहां से डिस्टेंस को एल ले लेना। हाफ भी ओमेगा एल स्क्वायर में बस उतना ही रहता है। अगर साइकिल में कई तार हैं तो सारे तार पैरेलल, अगर एक तार में 4 वोल्ट पैदा हो रहे हैं तो पूरा वोल्टेज भी 4 होगा क्योंकि पैरेलल में है। पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही रहता है। फिर हम आ रहे हैं सेल्फ इंडक्शन पे, और
5/I, और यहाँ से एल की यूनिट है वेबर पर एम्पियर। एल को हमने हाफ एल आई स्क्वायर से निकालना था, और एल की यूनिट वहां से जूल पर एम्पियर स्क्वायर थी, और वेबर पर एम्पियर यहाँ से है। यूनिट एम म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट सेम होती है। और ई जीरो माइनस एल, अगर बोल दे आई जीरो ई जीरो माइनस एल डी बाई डी टी। एल ऑफ अ सॉलिनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एल ऑफ अ सॉलिनॉइड, तो डी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, तो फाइव होता है म्यू नॉट एन आई ए, और एन पर इससे आंसर निकालें। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले बी निकाला, सोलिनॉइड में जो मैंने करंट भेजा उसके कारण मैंने बी निकाला। सोलिनॉइड में जो मैंने करंट भेजा उसके कारण पहले बी निकाला। बी से फिर पाई निकाला, पाई इक्वल टू बी है। फिर एल इक्वल टू एन पाई बाय आई, और एल का फार्मूला आ गया मुन्ना। लल्लू मुन्ना पैदा हो गया घर, नहीं लाडला मुन्ना सॉरी। मुनी को मिली मुनिया, और हो गया मुन्ना। एल के बारे में ध्यान रखना, एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन पाई बाय आई से कोई डिसीजन मत लेना, वो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स वाला फॉर्मूला नहीं है। मुन्ना वाला फॉर्मूला कंस्ट्रक्शनल फीचर्स में है। एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम जब कहते हैं कि प्राइमरी में करंट भेजेंगे और सेकेंडरी में ईएमएफ पैदा होगा, उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और स्मॉल वाली को सेकेंडरी लेते हैं, स्मॉल सेकेंडरी लेते हैं। अब इसके कारण यहाँ पे आई पी है, इसके कारण मैं फीड निकालूंगा, डीपी निकालूंगा, जो नॉट एन पी आई पी। फिर एक्स निकालूंगा, डीपी ए एफ से। ए एफ पास का टाइप हो जाएगा अगर सर्किल है तो, अगर सर्कुलर कॉइल्स है तो, वरना चीजें जो भी है ये कुछ ऐसा एरिया सेकेंडरी का अपॉन लेंथ प्राइमरी की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर इनके बीच में आयरन कोर रख देंगे तो म्यू आर तो आ ही जाएगा, लोहे पे लपेटेंगे तो म्यू आर तो आ ही जाएगा। एम का फॉर्मूले में एन वन इंटू एन टू पे डिपेंड करता है। अगर तुम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को इंटरचेंज कर दो ना, तो एक्चुअली एम सेम रहेगा, क्योंकि एन वन एन टू के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है ना। ये ध्यान रखना, एरिया सेकेंडरी का ऊपर आता है और लेंथ प्राइमरी की आती है। अपने आप में कुछ जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, दो सोलेनॉइड्स का सवाल है कि दो कॉइल्स का सवाल है। कॉइल का मतलब सर्कुलर कॉइल। हम लोग क्योंकि हमने सोलेनॉइड का सवाल ज्यादा किए हैं, कॉइल बोलेगा तो भी हम उसे सोलेनॉइड ही मानेंगे, ये गलती मत करना। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर एक कॉइल ऐसी है और एक कॉइल ऐसी है, तो इस समय इनके बीच में एम अच्छा खासा है, नहीं एम जीरो है, क्योंकि प्राइमरी की सारी फ्लक्स इसको छू के जा रही है, न्यूट्रल फ्लक्स है। अगर दो कॉइल ऐसी रखी है तो इनके बीच में एम अच्छा खासा है। तो दो कॉइल्स के बीच में जो एम होता है ना, वो उनके डिस्टेंस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और उनके ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। ऐसे में एम अच्छा खासा है, क्योंकि प्राइमरी की सारी फ्लक्स सेकेंडरी को चीर के जा रहा है। प्लेन्स पैरेलल है तो ईएमएफ मैक्सिमम है, एम मैक्सिमम। एनर्जी पर यूनिट एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर होता है, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक फील्ड में होता है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता है हाफ एप्सिलॉन और डी स्क्वायर, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और इंडक्टर के बारे में अगर डीसी से जोड़ दें तो बड़ा भयानक सवाल है। अगर डीसी से इंडक्टर को जोड़ दें, डीसी से, तो इंडक्टर शुरू में ओपन ही हो जाता है, शुरू में सर्किट में जाने वाले करंट को चेंज नहीं होने देता। स्विच ऑन करने के जस्ट पहले सर्किट में करंट जीरो था, तो स्विच ऑन करने के जस्ट बाद भी सर्किट में करंट जीरो ही रहता है। और वहां से ट्रैक्टर हो जाता है शॉर्ट सर्किट, और करंट के फॉर्मूले में आता ही नहीं, लॉन्ग टाइम तैयारी हो जाता है। कैपेसिटर की यही अच्छी है तो डीसी के, डीसी के लिए तो सब एक ही बात है। कैपेसिटर शुरू में शॉर्ट रहता है और बाद में उसका एयर गैप एक्टिव हो जाता है। कैपेसिटर शुरू में शॉर्ट रहता है और बाद में ओपन आता है। इनके जो फाइनल फॉर्मूले हैं करंट के, उनमें ना तो ई का टर्म, ना एल का टर्म आता है, ना सी का टर्म आता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। दोनों में आई का फॉर्मूला ई बाय आर ही आता है। और जो टाइम कांस्टेंट है एल आर सर्किट का, वो है एल बाय, वो था आरसी, कैपेसिटर का था आरसी, ये है एल बाय आर। तो टाइम कांस्टेंट की यूनिट है सेकेंड। तो एल बाय आर वो बोल देगा, और आर को बोल देगा वी बाय, बोलेगा एल बाय वी के डायमेंशन बताओ।
तुम ऐसे ऐसे सिर को जाओ मेरी नहीं दिमाग क्लिक करेगा ना। यहाँ तो लग रहा है कि हाँ इसमें है ही क्या, पेपर में कोई खोपड़ा नहीं चलता। अगर तुमने डर को हावी हो जाने दिया तो डर के क्या ही कर लोगे। डर के तो और दिमाग नहीं चल रहा ना। डरना नहीं है, जो होगा सो होगा, देखेंगे। और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये पक्की बात है कि अगर तुम अभी यहाँ एक में सबको सिलेक्ट नहीं होते तो तुम बीएससी करना, तुम यूपीएससी देना, और पहली बार में तुम मेरे शहर में कलेक्टर में किया जाए। क्या पता कब वक्त क्या कर जाए, कुछ नहीं पता हो। तुमने कभी सोचा था कि तुम ऐसे चैंपियन बन जाओगे शूटिंग के? कंचे खेलते थे, पहली बार मुझे लग गया निशाना, बस हो गया, जिंदगी बदल गई। है, ऐसे ही हुआ ना, ऐसे ही होता है। कुछ नहीं पता होता, डरने से तो कुछ ही नहीं होने वाला। क्या, डरने से तो कुछ ही नहीं होने वाला। भाई एसी जनरेटर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। एसी जनरेटर में डायमेट्रिकल एक्सेस के अबाउट कॉइल को कंटिन्यूसली घुमाते चले जाते हैं। तो भाई वाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, आई का फॉर्मूला हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी, और ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा इसको यदि आप कर लोगे तो आंसर आ जाएगा ये। इसलिए फाई का फॉर्मूला होता है फाई इन कॉस थीटा, और बस ई का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। इनसे पूरे जनरेटर के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे इन दो फॉर्म। फाई का फॉर्मूला था फाई एम कॉस थीटा, और ई का फॉर्मूला था ई एम साइन थीटा। अभी जब ये केस है, एक्स है तो थीटा है 0 डिग्री, फ्लक्स है मैक्सिमम, और ईएमएफ है 0। जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 है। और जब ये केस हो जाएगा तो थीटा है 90 डिग्री, नॉर्मल से नापते हैं। पाई है बी ए कॉस 90 0, प्लस तो न्यूट्रल फ्लक्स है। और जब 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है ना। भाई ये तो फॉर्मूले और है, इसमें ईएमएफ का फॉर्मूला आता है कुछ सपोज 10 साइन ओमेगा, 10 साइन नहीं 140, और बोलता है 1/600 सेकंड के बाद ईएमएफ बताओ। तो ये साइन 314 तो 1/600, ये रेट आएगा बाबू जी। 314 को चाहे तो 100 पाई लिख लेना, 3.14 इंटू पाई है ना, 100, बस हो जाएगा। आप तो पहचान जाओगे। बोलेगा 1/600 सेकंड के इंस्टेंट पे ईएमएफ बता, तो तुम उसका टी निकाल लेना, उसका एंगल निकाल लेना, बात खत्म। यही सवाल है कि इसी जनरेटर में तो आर्मेचर में तो इसके एसी पैदा होता है, आर्मेचर में इसके एसी पैदा होता है। और बस अब फाइनली हम आ रहे हैं एसी सर्किट्स पे, और मुझे उम्मीद है कि मैं 20 मिनट में ही सही अच्छा पढ़ा लेता हूँ। एसी सर्किट में बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, आपको पता है, अलग से रिकॉर्ड करते हैं इसके लिए।